नमस्ते बच्चों, अनुपम साइंस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज इस वीडियो में हम यह जानने का कोशिश करेंगे कि सेल क्या है, सेल का खोज किसने किया था, सेल दिखने में कैसा है, सेल का आकार कैसा होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं और सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेल का खोज कैसे हुआ। In 1665, Robert Hooke examined the thin slice of cork through self-designed microscope। तो सेल का खोज सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क के स्लाइस को देखकर किया था, जो उन्होंने खुद के अपने बनाया हुआ माइक्रोस्कोप से देखा था। तो ये दिखने में कैसा था? इट लुक लाइक हनीकॉम कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट। ये दिखने में आपका हनीकॉम स्ट्रक्चर, जैसे आपको ये तस्वीर में दिखाया गया है मधुमक्खी का छत्ता जैसा, तो उनको ऐसा नजर आया था। सेल ए लिटिल रूम, तो उन्होंने सबसे पहले ये सेल वर्ड को दिया और उनका हिसाब से सेल क्या है, ये जो हमको छोटा छोटा एक कंपार्टमेंट दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा रूम दिखाई दे रहा है, उसी को ही उन्होंने सेल बताया था। ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपका जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या से बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। हमारा बॉडी, प्लांट्स का बॉडी, चाहे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। इसके बाद हम जानने का कोशिश करेंगे कि ये सेल को अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर में देखने का कोशिश करें तो कैसे दिखता है। तो इसके लिए हमको एक स्लाइस बनाना होगा, स्लाइड बनाना है। वो स्लाइड बनाने का प्रक्रिया क्या है? तो हम लोग एक ओनियन पील का एक स्लाइड बनाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है? एक ओनियन लेना है। ओनियन का आप जो एक टुकड़ा ले सकते हैं, और टुकड़ा लेने के बाद उसका जो कॉनकेव साइड है, अंदर के साइड से, वहां से आप फोर्सेप की मदद से एक पतला सा जो आपका आउटर एपिडर्मिस पार्ट है उसको निकालना है। उसको निकालकर वॉच ग्लास में रखना है। वॉच ग्लास में आपको पानी में उसको रखना है। वहां से फिर हम ब्रश के मदद से उसको ग्लास स्लाइड पर रखेंगे। ग्लास स्लाइड पर रखकर उसको हम ग्लिसरीन, सेफ्रेनिन या आयोडीन या मिथाइलिन ब्लू से स्टेन करेंगे। स्टेन करने के बाद उसको हम वॉच कवर स्लिप से ढकेंगे। जब हम उसको कवर स्लिप से ढकेंगे तो हमको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई एयर बबल्स ना आए, और ऐसे करके हम अपना स्लाइड बना सकते हैं। वो स्लाइड बनाने के बाद हम जब देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर में तो हमको सेल्स जो कुछ ऐसा नजर आएगा, जो ये ओनियन सेल्स को। तो यहाँ में हम ये ओनियंस को देख सकते हैं। ये छोटा छोटा आपका एक रूम जैसा, कंपार्टमेंट जैसा है। बीच में एक काला दाग जैसा आपको नजर आ रहा है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जो बाहर आउटर मोस्ट है, ये आपका मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस तरह का आपको नजर आएगा। आप अगर छोटा सा ओनियन लें या बड़ा ओनियन लें, आपका स्ट्रक्चर जो है सेल का वो सेम आपको इसी तरह का नजर आएगा। तो ये तरीका है एक स्लाइड बनाकर उसको हम लोग माइक्रोस्कोप में देखने का। ये जो सेल्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। तो उनके फंक्शन के आधार पर ये सेल्स जो है वो अलग अलग होते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं हमारे बॉडी में कि किस प्रकार के सेल मिलते हैं। वेरियस सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, जैसे आप देखिए ये ब्लड सेल दिखने में कैसा है, बोन सेल, ये आपका मसल सेल, इसके बाद न्यूरॉन सेल, यहाँ स्पर्म, इसके बाद आपका फैट सेल्स, ओवम। तो ये सब हम हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स अलग अलग किस्म का है। उसका फंक्शन के आधार पर ये अलग अलग है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सेल जो चीज से बना हुआ है, जो कंपोनेंट ऑफ सेल है, वो सबका सेम है। इसके अंदर जो ऑर्गेनेलिज होते हैं या इसका जो आपका बनावट है वो सेल है अंदर सेम रहता है, लेकिन फिर भी इसका स्ट्रक्चर हम लोग अलग अलग देख रहे हैं उनके फंक्शन के आधार पर।
तो इस सेल के आधार पर हम लोग ऑर्गेनिज्म को दो टाइप्स में बांट सकते हैं। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बना हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। तो पहला है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इट इज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? सिंगल सेल्ड, अकेला ही सेल एक ऑर्गेनिज्म है, तब तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ऑल फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल एंड इट्स लाइफ स्पेन इज शॉर्ट। यहाँ में एक सिंगल सेल पूरा लाइफ का जो फंक्शन है, जो भी फंक्शन है वो सब कुछ परफॉर्म करता है। और ऐसे वाले जो ऑर्गेनिज्म है, जो सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनका लाइफ बहुत छोटा होता है, ये बहुत कम दिनों के लिए जिंदा रहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हमारा दिया गया है एमोबा, बैक्टीरिया, पैरामेशियम एक्सेट्रा। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब यहाँ में नाम से ही हमको पता चल रहा है, मल्टी मीन्स मेनी। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से बना हुआ है। जैसे हम खुद अपने बारे में बोल सकते हैं, हम ह्यूमन बींग्स ना, तो वो क्या से बहुत सारे सेल से बना हुआ है। हमारे बॉडी में बहुत सारा सेल्स है। हम अगर अपने ब्लड का एक ड्रॉप भी ले, वहां पर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स है। अगर हम अपना एक हेयर प्लग कर रहे हो तो वहां में आपका मिलियंस ऑफ सेल्स है। तो हमारा बॉडी क्या है? बहुत सारे सेलों से बना हुआ है। ऐसे ही हम प्लांट्स या दूसरा ऑर्गेनिजम्स जो हमको दिखाई दे रहा है उसके बारे में हम बोल सकते हैं। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इट कंसिस्ट of large number of cells. Different cell perform different function and its life span is long. तो इनका जो सेल्स होता है वो उसमें आपका फंक्शंस अलग अलग होता है। जैसे हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले बहुत सारा डायग्राम्स आपका सेल्स का देखा है अलग अलग। जैसे ब्लड सेल का फंक्शन अलग है, न्यूरॉन का फंक्शन अलग है, स्पर्म सेल का फंक्शन अलग है। तो ऐसे ही आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स बहुत किस्म के होंगे और उनका फंक्शन बटा रहेगा, वो लोग का काम बटा रहता है। एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर ह्यूमन, ट्रीज, एनिमल एक्सेट्रा। तो ये सब हमारा एग्जाम्पल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। इसके बाद आपको मुझे ये बताना है कि हम लोग सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ किस लिए कहते हैं। यह क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में बहुत बार आता है। व्हाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपको इसको समझना इस तरह है कि जो सेल होता है, एक सेल आपका पूरा फंक्शन, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंक्शन होता है वो पूरा फंक्शन एक सेल करता है। जैसे आपका फूड को लेना, फूड एब्जॉर्ब करना या फूड को डाइजेस्ट करना, फिर फूड डाइजेशन होने के बाद जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट्स बनता है उसको फिर आउट करना, इसके बाद आपका ऑक्सीजन को लेना। तो ये जो हमारा जो लाइफ में हम लोग का जो भी हम लोग फंक्शन करते हैं वो हर एक एक्टिविटी एक सिंगल सेल भी परफॉर्म करता है। तो क्योंकि ये एक सिंगल सेल वो पूरा एक्टिविटी परफॉर्म करता है इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि एक सिंगल सेल वो पूरा एक्टिविटी कर रहा है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को करना चाहिए था। आपका फूड लेना, एक्सक्रीशन करना, रेस्पिरेशन करना, डाइजेशन करना, एब्जॉर्प्शन, so all these functions are performed by single cell. So cells are regarded as functional unit of life. और स्ट्रक्चरल यूनिट हम किस लिए बोलते हैं? क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो पूरा किस चीज से बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। तो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर बनने में ये सेल का योगदान है। हमारा पूरा स्ट्रक्चर ही सेल से बना हुआ है। इसलिए हम ये कहते हैं कि सेल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, फंक्शनल यूनिट भी है। तो ये आपको जानना है सेल, व्हाई सेल इज रिगार्डेड एट स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में भी आता है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है जो सेल का मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो सेल का मेन कंपोनेंट्स होता है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये आपका तीन मेन कंपोनेंट है हमारा सेल का। तो इसको हम लोग एक एक करके अब डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सेल मेम्ब्रेन का बारे में पढ़ेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है?
It is the boundary of each cell which separates the cytoplasm from the surrounding. तो ये सेल क्या है? इट इज ए बाउंड्री ऑफ ईच सेल. हर सेल का ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये जो आपका आउटर बाउंड्री है, उसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. और ये एक सेल मेम्ब्रेन दूसरे सेल से इसको अलग करता है. It is a boundary of each cell which separate the cytoplasm from the surroundings. तो ये हमारा बाउंड्री है आपका आउटर मोस्ट लेयर. प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल. ये आपका दोनों आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल में पाया जाता है ये सेल मेम्ब्रेन जो. इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड. ये आपका क्या से बना हुआ है? प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ है. इट इज सेलेक्टिवली परमेएबल इन नेचर. ये आपका कैसा होता है? सेलेक्टिव परमेएबल इन नेचर. आपका ये हर चीज को आपको सेल का अंदर में जाने नहीं देगा. जो हमारा सेल्स को जरूरत है वही चीज को ये अंदर जाने देता है. इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इट इज सेलेक्टिवली परमेएबल इन नेचर. इट अलाउज सम मिनरल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल. ये आपको जो सेल्स का रिक्वायरमेंट है उसी के तहत वो कुछ चीज को अंदर लेगा और किसी चीज को बाहर देगा. तो इसीलिए हम लोग इसको सेलेक्टिव परमेएबल इन नेचर कहते हैं. ये क्वेश्चन भी आपका एग्जामिनेशन में आता है. व्हाई दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेएबल इन नेचर. तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको आता है. इट इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन एंड रीयूनाइट. ये आपका फ्लेक्सिबल होता है, इसको फोल्ड किया जा सकता है, फोल्ड हो सकता है ये, या टूट सकता है, या फिर रीयूनाइट हो सकता है. तो ये हम लोग ने पढ़ा पहला कंपोनेंट सेल का, सेल मेम्ब्रेन. अभी जब हम लोगों ने आपका सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा है तो इसके बाद हमको ये जैसा हम लोग ने पढ़ा कि ये सेलेक्टिव परमेएबल है. तो कुछ चीज को अंदर जाने देता है या कुछ चीज को बाहर आने देता है. तो ये जो मोमेंट होता है हमारा सब्सटेंस का वो कैसे होता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे वो हमको जानना है. सो मोमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो आपका ये दो प्रोसेस से हो सकता है. तो एक हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन. डिफ्यूजन इट इज द spontaneous movement of substance from high concentration to low concentration region. Oxygen and carbon dioxide can move across the cell membrane. तो आपका ये बता रहा है कि कोई भी चीज जहां जो हाई कंसंट्रेशन रीजन है वहां से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन. जैसा कि हम प्लांट सेल में आपका देख सकते हैं, ये आपका जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो हमारा ये डिफ्यूजन मेथड से होता है. अगर बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, अंदर में सेल के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा. तो ऐसे ही आपका जैसे बाहर में ऑक्सीजन कम है और अंदर में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ये अंदर से आपका बाहर की तरफ आएगा. तो ये प्रोसेस को जो आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो ये मूवमेंट होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन. दूसरा प्रोसेस है ऑस्मोसिस. तो ऑस्मोसिस आपका क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ऑस्मोसिस. तो हमारा जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स आपका सोल्यूशन फॉर्म में जब हमारा सेल के अंदर जाना या सेल के बाहर आना जब होता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस. यहाँ में इसको हम लोग डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट बोल सकते हैं. सॉल्वेंट मीन्स आपका लिक्विड पोर्शन जो है हमारा जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स मिक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट. तो एक सोल्यूशन में दो होता है, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है. जो लिक्विड पोर्शन जिसमें हम दूसरा चीज को मिलाते हैं उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और जिस चीज को मिलाया जाता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट. तो यहाँ में हमारा क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट होता है. तो ये आपका ऑस्मोसिस, अब तीन कंडीशन हो सकता है ऑस्मोसिस का. अगर सेल के आसपास कैसा सॉल्यूशन मौजूद है उसके आधार पर ये ऑस्मोसिस का मूवमेंट जो है आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस जो तीन तरह का हो सकता है. व्हाट हैपेंस व्हेन सेल पुट इन वाटर सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सल्ट. तो इसको एक्सपेरिमेंटली हम लोग देख सकते हैं. अगर हम कोई सेल को
वाट शुगर या सल्ट सोल्यूशन बनाकर अगर हम उसमें डाल के हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ताकि हमको पता चले कि मूवमेंट कैसे होता है, उस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ 3 कंडीशन संभव है, जिसको हम लोग फर्स्ट एक एक करके देखेंगे। जैसे यहाँ में फर्स्ट है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब कैसा है? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेस देन इनसाइड द सेल। तो कंसंट्रेशन जो सोल्यूशन का है वो क्या है? बाहर का कम है सेल के अंदर से। तब क्या होगा? जो हमारा जो सेल है उसके अंदर में वाटर कंटेंट ज्यादा है, इसका मतलब। तो क्या होगा? ड्यू टू दिस सेल लूजेस वाटर। तो सेल क्या होगा? वाटर लूज करेगा, वाटर सेल से बाहर निकलेगा, और वो सेल कैसा होगा? श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा एकदम। तो ये है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसके बाद होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल है तब क्या होगा? इक्वल कंसंट्रेशन आउटसाइड एंड इनसाइड। आइसोटोनिक मींस आपका अंदर का और बाहर का दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो सेम है। अगर ऐसा कंडीशन है तो ना आपका जो सॉल्वेंट है वो ना तो बाहर आएगा ना अंदर जाएगा। तो एज इट इज, वो जैसा है वैसा ही का वैसा रहेगा। इसके बाद थर्ड कंडीशन होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हम लोग जो फर्स्ट आपका हाइपरटोनिक पर है उसका उल्टा होगा। इसमें क्या होगा? सेल का बाहर में कंसंट्रेशन आपका ज्यादा होगा सोल्यूशन का, और मतलब आपका वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सॉलिड्स पार्टिकल कम होगा। और अंदर जो सेल का अंदर है वो उसमें आपका वाटर कंटेंट क्या होगा? कम होगा। सोल्यूशन कंसंट्रेशन, सॉलिड पार्टिकल का कंसंट्रेशन कम होगा। तो इसमें क्या हो रहा है? आपका कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर। तो यहाँ में कंसंट्रेशन ज्यादा है सेल का बाहर में, देन इनसाइड द सेल। ड्यू टू दिस सेल गेन वाटर। इसलिए आपका क्या होगा? जो सॉल्वेंट है बाहर से अंदर का तरफ मूव करेगा, क्योंकि अंदर बाहर का कंसंट्रेशन जो सॉल्वेंट का है वो ज्यादा है, सॉलिड पार्टिकल उसमें कम है, अंदर में सॉलिड पार्टिकल ज्यादा है और वाटर कंटेंट कम है। इसलिए वाटर का मूवमेंट कैसा होगा? बाहर से अंदर की तरफ होगा। तो ये 3 कंडीशन हो सकता है हमारा ये ऑस्मोसिस में, ये टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के ऊपर डिपेंड कर कर। इसके बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट। ये प्लांट का सबसे बाहरी कवरिंग है। इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये आपके एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। इट इज रिजिड, स्ट्रॉन्ग, पोरस एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। तो ये आपका रिजिड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, पोरस, पोरस मीन्स इसमें छेद होते हैं, और ये कैसा है? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। ये आपका हमारा सेल का पार्ट है, लेकिन ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये आपका सेलुलोज से बना होता है। सेल वॉल ऑफ 2 सेल्स आर ज्वाइंड बाय ए लेयर लैमेला। तो आपका ये जो 2 सेल वॉल का जो एक साथ कैसे जुड़ा होता है? ये आपका एक लैमेला के माध्यम से जुड़ा होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस आपका कैसा है? जो हम लोग ने सेल के अंदर में बीच में जो पोर्शन देख रहे हैं उसको हम लोग आपका राउंड एक स्ट्रक्चर हम लोग को सेल के अंदर में ये नजर आ रहा है। ये डायग्राम में भी देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको हम लोग हेड क्वार्टर ऑफ द सेल भी बोलते हैं या ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि हमारा सेल का जो पूरा इंटायर फंक्शन है वो ये न्यूक्लियस आपका कंट्रोल करता है। इट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटीज। ये आपका सेल में क्या फंक्शन होना है, क्या करना है, वो पूरा कंट्रोल करेगा और डायरेक्ट करेगा। इसलिए इसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं या हेड क्वार्टर ऑफ द सेल भी कहते हैं। In eukaryotic cell, a well-defined nucleus is present, while in prokaryotic cell, a well-defined nucleus is absent. तो जो एक यूकेरियोटिक सेल होता है उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस जो बहुत अच्छे से डिफाइन होता है, क्लियर होता है जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। लेकिन अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसमें ये न्यूक्लियस जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो एब्सेंट होता है। तो यहाँ में हम लोग फिर बाद में यूकेरियोटिक सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, मैं उसको फिर आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले हम लोग ये न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लेते हैं। इट हैज ए डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये आउटर जो कवरिंग है ये इसका डबल लेयर होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये जो आपका मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
उसमें भी आपका क्या होता है, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेदा होते हैं, जिससे जो न्यूक्लियर का अंदर में जो सब्सटेंस है और बाहर जो ये साइटोप्लाज्म में जो सब्सटेंस है, ये दोनों में आपका एक्सचेंज हो सके अपने रिक्वायरमेंट्स के आधार पर। सेल के रिक्वायरमेंट्स के आधार पर क्या चीज़ अंदर जाना है, क्या बाहर आना है, वो कंट्रोल हो सकता है आपका, ये पोर्स के वजह से ये अंदर बाहर जाता है। तो इसके बाद आपका न्यूक्लियस के अंदर और क्या होता है, इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट कंटेन न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम्स एंड क्रोमेटिन मटेरियल। तो ये न्यूक्लियस के अंदर में होता है हमारा एक छोटा सा और न्यूक्लियस बोल के होता है, क्रोमोसोम्स होता है जो हमारा हेरिडेटरी मटेरियल कैरी करता है, एंड क्रोमेटिन मटेरियल होता है। क्रोमेटिन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ डीएनए। ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ये हमारा क्या कैरी करता है, क्या से बना होता है, ये डीएनए से। जो हमारा हेरिडेटरी मटेरियल है वो एक हम जब जो हमारा हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन है उसको कैरी करता है, और साथ में प्रोटीन होता है इसके अंदर में। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। और ये डीएनए के माध्यम से हमारा क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन मटेरियल से ही हमारा ये क्रोमोसोम बना होता है, और ये क्रोमेटिन जो आपका डीएनए से बना हुआ है, और ये क्रोमोसोम्स जो हमारा इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है हेरिडिटरी का, जो एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट्स में, दूसरे नेक्स्ट जनरेशन में जो इंफॉर्मेशन कैरी करना है वो ये क्रोमोसोम के माध्यम से जाता है। तो अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, दो नया टर्म मिला था हमको, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, वेरी माइन्यूट इन साइज। आपका ये सेल का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, और न्यूक्लियर रीजन नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें जो आपका न्यूक्लियर रीजन है वो आपको अच्छा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं दिखाई देगा आपको, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, और सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट, इसमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है हमारा बैक्टीरिया। अभी यूकेरियोटिक सेल में कैसा होता है, ये आपका सेल लार्ज होता है इन साइज, साइज आपका लार्ज होगा, और न्यूक्लियस जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अच्छी तरह से कवर होगा, सराउंडेड होगा, और इसमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स हमको मिलते हैं। एग्जाम्पल है इसका एमोबा, ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट एट्सेट्रा। इसके बाद हमारा जो थर्ड टाइप पढ़ना है आपका, जो हम लोग ने अभी कंपोनेंट ऑफ सेल में तीन पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो थर्ड हम लोग देखने जा रहे हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल इन विच अदर ऑर्गेनेल्स फ्लोट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस, इसके बीच में जो ये जगह है, इसमें आपका लिक्विड पार्ट होता है, ये लिक्विड पार्ट, और इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स, आपका सेल के जो अलग अलग ऑर्गेनेल्स पार्ट्स होते हैं वो उसमें फ्लोट होते रहते हैं। जैसे आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लास्टिड्स है, वैक्यूल्स है। तो ये सब के बारे में और हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो है आपका, ये साइटोप्लाज्म में फ्लोट होते रहेंगे, आपका घूमते रहेंगे। साइटोसोल, द एक्वस कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो एक्वस कंपोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं साइटोसोल। इसके बाद सेल ऑर्गेनेलिस, इसके अंदर में जैसा हमने अभी बताया कि ये जो आपका साइटोप्लाज्म से, इसमें आपका सेल ऑर्गेनेलिस फ्लोट होते रहते हैं। तो ये सेल ऑर्गेनेलिस क्या है, दीज आर द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट स्पेसिफिक जॉब टू कीप द सेल अलाइव। तो हमारा सेल को जिंदा रहने के लिए, और सेल का जो फंक्शन, जैसे हम लोग ने पहले डिस्कस किया कि एक सेल जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरा फंक्शन करता है, वैसे एक सिंगल सेल भी पूरा फंक्शन करता है। तो वो फंक्शन को होने के लिए उसके अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट हैं जो अलग अलग फंक्शन कैरी आउट करते हैं, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो ये सेल ऑर्गेनेल्स आपका जैसे लिविंग पार्ट ऑफ द सेल हैविंग डिफरेंट शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये आपका क्या है, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, हमारा सेल का लिविंग पार्ट है, जो अलग अलग शेप का होता है, स्ट्रक्चर का होता है, और अलग अलग फंक्शन करता है।
बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बाहर आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर है, अंदर न्यूक्लियस होता है, इसके बीच में जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ये सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होते हैं। तो हमको इस चैप्टर में बहुत सारे आपका सेल ऑर्गेनेलिस का बारे में डिफरेंट पढ़ना है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपार्टस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स। लेकिन इसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपका सेल ऑर्गेनेलिस का एक एक का हम लोग डिटेल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम लोग इतना तक पढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा और आपको यह चैप्टर को समझने में मदद करेगा। थैंक यू।